आई डिडंट चूज डेंटिस्ट्री चूज मी। आई थिंक इट वाजंट फेट। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन बेटर होगी आपके कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस बेटर होगा आपकी लुक से। स्टूडेंट्स BDS कर लिया तो उसके बाद दे आर कन्फ्यूज अबाउट इम्प्लांटोलॉजी चूज़ करें या ऑर्थोडेंटिक्स डोंटिक्स चूज़ करें या हम सर्जरी चूज़ करें। जितनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है, एआई आ गया, 3D प्रिंटिंग हो गई है, तो इससे हमारा भी जो प्रिसीजन है वो और अच्छा हो जाता है। किसी को हमने मॉकअप दिखाना है शुरुआत में, आपकी अभी ये प्रॉब्लम है, मैं अभी डिजिटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। एक टाइम था जब पेशेंट आते थे कि मेरे टूथ में पेन है, मुझे स्मेल आ रही है मुंह से, मुझे ब्लीडिंग हो रही है मसूड़े से, मेरा दांत टूट गया है, मुझे दांत निकलवाना है। पहले ये प्रॉब्लम होती थी। एक ऐसा भी जनरेशन है या फिर एक ग्रुप है जो कहते हैं कि मुझे अपनी स्माइल अच्छी करानी है, मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए। Hello everyone, I'm Sanjana Jain, your host for today's episode of Connecting Doctors with Future Doctors, where we bring you inspiring stories and true experiences related to the healthcare and medical professions. Today, we are going to explore the world of dentistry. It is a field where passion meets precision, and there is a story behind every smile. Today we have Dr. Chanchal with us. He is a highly accomplished doctor who is running his clinic since 2014. Today we are going to get inspired with his journey from SEMA Dental College to be an expert in orthodontics and implantation. So today's episode is not just for BDS students, it is for NEET aspirants and also for all the common public who wants to get some knowledge related to oral health, dental care from kids to adults. So stay connected because today's conversation isn't just about teeth. It's about transformation. It's about growth. And it's about the story that is behind every smile. So let's welcome, sir. Welcome to VMC Podcast. It's wonderful to have you here. Thank you so much, ma'am. Grateful to you and team VMC, and thank you so much for having me. So let's start from the very beginning. Like from your college days, what inspired you to be a dentist? Was there any patient or any mentor or any incident in your life which gave you an idea कि हाँ ऐसे हमें मुझे I want to be a dentist या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता है ना कई बार कि ये एक टर्निंग पॉइंट होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें ये पाथ परस्यू करना है, तो ऐसा कोई आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट था? Ma'am, actually, I didn't choose dentistry. Dentistry chose me. I think it wasn't fate. But when I entered my college, SEMA Dental College, so the fact which fascinated me was कि you have the power to change someone's smiles from down to up. अगर वो डेंटल ट्रीटमेंट कराता है तो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आता है, तो दिस फैक्ट हिट मी। तो in my college days, we were very enthusiastic about learning, and we had so much of fun. We did not have fancy setup, but we were eager to learn, and वहीं से ये सब शुरुआत हुई ग्रोथ की, और जो कनेक्ट होता है ह्यूमन के साथ, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सर आपने अभी मेंशन किया कि स्माइल और कॉन्फिडेंस मिलता है डेंटिस्ट्री ट्रीटमेंट के बाद। सो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे अभी तक हमें तो यही लगता था कि डेंटल ट्रीटमेंट इज़ ऑल अबाउट टीथ, तो उससे वो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? आप थोड़ा सा इसमें और लाइट थ्रो करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जैसे केस होते हैं, जैसे किसी की स्माइल अच्छी नहीं है, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, किसी के दांत में गैप है, किसी के दांत बाहर है, किसी के अंदर है। तो एक ब्रांच होती है डेंटिस्ट्री की, ऑर्थोडोंटिक्स। ओके। तो दैट डील्स विद अलाइनिंग ऑफ द डेंटल आर्च, जो टीथ को अलाइन करता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, तो आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग टू एनीवन। तो वो फिर आपका कॉन्फिडेंस जब कम होता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से अच्छी नहीं रहती है, और आपकी कम्युनिकेशन, आपका कोई भी काम, किसी भी जॉब में आप हैं, तो उसमें आप अच्छे से नहीं कर पाते। बट व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू आर 100% श्योर कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है,
तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपकी कम्युनिकेशन उस तरह से रहेगी। और देयर इज़ वन कोट कि आपकी जो सक्सेस है ना, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन बेटर होगी आपके कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस बेटर होगा आपकी लुक्स से, और लुक्स में स्माइल भी बहुत important इंपॉर्टेंट role रोल करती प्ले है। करती है। तो इट्स जस्ट कि हमारे डेंटिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीथ, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। 100%। Actually, it's transforming your life for growth, transforming your life with the smile and मतलब obviously smile होगा, transformation होगा, confidence आएगा तो growth तो होगी होगी। यस मैम, 100%। सर मैंने ना बहुत स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं, तो वी हैव ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट्स कि उन जब वो डेंटिस्ट्री चूज़ कर रहे हैं ना, उनके माइंड में एक डिलेमा होता है कि वेदर वी शुड चूज़ डेंटिस्ट्री और नॉट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ये कि इंडिया में इतना स्कोप नहीं है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड या ओवरसीज़। सो इज़ देयर एनी ट्रुथ बिहाइंड दिस परसेप्शन कि इंडिया में स्कोप नहीं है और फॉरेन में ज़्यादा है, या फिर ये एक मिथ है? मेरे हिसाब से जितना स्कोप इंडिया में है उससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ही है। जितनी पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा टीथ हैं, तो जितनी टीथ है उतना स्कोप है। तो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन मैंने बताया है। और जैसे हम कहते हैं कि मेडिसिन से हम मेडिकल से हम कंपेयर करते हैं डेंटल को, तो दैट इज़ वेरी कॉमन, वो एक होगा, नॉर्मल है, नेचुरल है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू मी डेंटिस्ट्री इज़ नॉट सबसेट ऑफ मेडिसिन, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग स्पेशलाइज्ड। वी आर नॉट ट्रीटिंग होल बॉडी, तो वी आर ट्रीटिंग अ स्पेशलाइज्ड पार्ट, oral health, oral and the joints and all that, जो भी हम सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो वी डील्स इन दैट। तो वहाँ का स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और इतनी पॉपुलेशन है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत है। इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। और जैसे मैंने अभी बात की, जो कॉन्फिडेंस की बात थी, तो जब आप पेशेंट जब मिरर में देखता है अपने आप को, जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसकी जो आंखें चमकती हैं ना, तो दैट गिव्स यू दैट कन्विक्शन कि यस यू आर इन द राइट डायरेक्शन, और वहीं से आपका एक अच्छा सा बनता है आगे फ्लो। तो सर ये तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली फिर शायद डेंटल ट्रीटमेंट लेस एक्सपेंसिव भी होगा, तो फॉरेन से भी लोग आके कराते ही होंगे फिर आप लोग के पास। यस मैम, देयर इज़ इवन अ वेरी गुड वर्ड फॉर दैट, डेंटल टूरिज्म। ओके। तो बहुत सारे लोग फॉरेन से आते हैं, दे कम टू इंडिया फॉर टूरिज्म पर्पस, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट दे गेट डेंटल ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और वहाँ से बहुत कम कॉस्ट में होता है। वाओ। तो ये एक उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है कि दे विल यहाँ पे टूरिज्म भी हो जाएगा, अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, और उनका काम भी हो जाएगा जो ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। Sir, you have been into the clinic, like you have started your own clinic in 2014. तो it's just like an entrepreneurship. तो आपने अब एक इतने स्टार्टिंग में जब आपने कोई नई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। सो वी हैव आवर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गोइंग टू परस्यू समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपकी स्टार्टिंग जर्नी में आए, जो हमारे स्टूडेंट्स को एक पाथ दें, एक गाइडेंस दें कि हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है, और शायद उन्हें वो हेल्प कर सकें? हम शुरुआत में ना, व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिक इन 2014, तो उस टाइम पे देयर वर चैलेंजेस की कंसिस्टेंसी नहीं थी पेशेंट्स की, और फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो कई बार डाउट आता था कि इफ़ आई एम डूइंग करेक्ट थिंग और नॉट। तो लेकिन आई थॉट कि द मेन थिंग इज़ हेयर टू शो अप डेली, टू बी कंसिस्टेंट। तो एंड आई डिड दैट। और अगर मैं वो सब नहीं करता, अब कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम आती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो शुरुआत में ये सब चीज़ें होती हैं। और अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं आज की बात करूँ, आज मेरे पास, जैसे आज हमारे सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। और आप जैसे हम किसी भी बिज़नेस में होते हैं, तो एक पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वहाँ पर मुझे वो थोड़ा सा उस टाइम ये एक चीज़ का एक्सपीरियंस होता, तो बहुत चीज़ें अलग होती। तो आपने एक बात कही कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी तो मुझे लगता है कि हम जब स्टूडेंट स्टडी कर रहा है 11th-12th का बच्चा, उस टाइम पे भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कॉलेज में चले गए तब भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए,
और आप वो प्रोफेशनल बन गए, जैसे कि आप ये जिस स्टेज पे हैं वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। तो मतलब कंसिस्टेंसी जो हम टीचर्स अभी स्टूडेंट्स को क्लास में बोल रहे हैं, वो आप आज बोल रहे हैं कि आगे भी प्रोफेशनल में आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। यू हैव टू शो अप डेली irrespective of the fact कि what is going on in your life, you have to show up daily with that much confidence, which is that is what you wanted to say, sir. यस मैम, यस तो मैम, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी कंसिस्टेंसी स्टडीज से लेके वो आगे तक चलनी चाहिए। यस मैम। कंसिस्टेंसी तो हमेशा रिक्वायर्ड है आपको, जब आप स्टूडेंट हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे भी दिन होंगे जब आप बीमार होंगे, कभी बारिश भी होगी, कभी कुछ और भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट इफ़ यू आर थॉरो विद दिस। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी गुड इंसाइट, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन था, जैसे कि स्टूडेंट्स BDS कर लिया तो उसके बाद दे आर कंफ्यूज अबाउट इम्प्लांटोलॉजी चूज़ करें या ऑर्थोडेंटिक्स डोंटिक्स चूज़ करें या हम सर्जरी चूज़ करें। सो आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें, आप थोड़ी सी लाइट थ्रो करेंगे इसमें कि क्या क्या स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए या क्या सोच के वो चीज़ या वो पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करनी चाहिए? देखिए मैम, BDS में ना 7-8 ब्रांचेस हैं जिसमें आप आगे परस्यू कर सकते हैं MDS। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप यू गेट द टेस्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, यू आर पोस्टेड इन एवरी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर आपको वेन एवर यू फील कि हाँ आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस ऑर्थोडोंटिक्स, जहाँ पर दांत सीधे होते हैं, ब्रेसेस लगते हैं, अलाइनर्स लगते हैं, तो यू गो विद दैट। और अगर आपको लगता है कि यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इम्प्लांट्स और मे बी स्केलिंग, सर्जरी, इवन वी हैव अ डिपार्टमेंट फॉर किड्स, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, पीडोडोंटिस्ट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एक डिपार्टमेंट में दांत लगाए जाते हैं, एक डिपार्टमेंट में फिलिंग होती है, एक में रूट कनाल होती है, एक में इम्प्लांट्स लगते हैं, कहीं पे बच्चों का होता है। तो वो आपको इंटर्नशिप के दौरान यू विल गेट टू नो कि विच एरिया यू आर मोर इंक्लाइन टू। जहाँ से भी आपको वो इंक्लिनेशन आती है, यू जस्ट गो विद दैट। ओके, मतलब आपको एक्सपोजर आपको 7-8 Yes. ब्रांचेस का मिलता है, फिर आप अपने आप चूज़ कर सकते हो कि किस में Yes, आपका इंटरेस्ट है। Yes. सर अभी आपने बोला पेडियाट्रिक डेंटिस्ट वाला, इसमें बच्चों के टीथ का हमें लगता है कि ये तो टूट ही जाएंगे, मिल्क टीथ हैं, तो इनका तो बच्चे भी ध्यान नहीं रखते, चॉकलेट्स खाते हैं और ऐसा लगता है कि चॉकलेट्स खाने से कैविटीज़ हो जाती हैं, फिर वो टीथ निकलवा लेते हैं तो निकल ही जाएंगे। तो क्या मिल्क टीथ का रोल है एक्चुअल में कि हम मतलब हम बच्चों को बोले कि यू शुड हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, तो क्या हमें डेंटिस्ट के पास बच्चों को भी लेके जाना चाहिए? मतलब दिस इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आया। यस मैम, एक्चुअली मैम जो भी नेचर ने कुछ भी प्लान किया है ना, तो दैट इज़ नॉट ऐसे ही। तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो जैसे जो दांत निकलते हैं दूध के, तो उनका भी एक पर्पज़ होता है। तो उनका पर्पज़ ये होता है कि जब तक उनका टाइम है वो वहाँ रहें, और जब परमानेंट दांत आएंगे तो वो उसी की जगह आएँ, अपनी जगह जहाँ पर उनको आना है। असल में क्या होता है कि अगर अर्ली कैविटी लग जाती है तो बहुत सारे तो लोग फिलिंग ही नहीं कराते हैं, वो दांत ख़राब हो जाता है, फिर निकालना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो टाइम से पहले दांत निकालना पड़ा, तो उसके नीचे दांत आने वाला है जो फर्दर जैसे 10-11 साल की एज में आने वाला है, तो वो 7 साल की एज में अगर दांत ख़राब हो गया तो वो 7 साल की एज में प्री मैच्योरली आ जाएगा। तो जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है डिलीवरीज, तो वो फिर ठीक नहीं है, प्रोसेस नेचुरल नहीं है, तो वो अपनी जगह नहीं आएगा, टाइम से नहीं आएगा, और आगे जाके फिर टेढ़े मेढ़े दांत होंगे, ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। और एक दांत आने वाला था 7 की एज में, एक 9 की एज में आने वाला था। तो जो 7 की एज में आने वाला था वो 9 से भी पहले, उससे उसके भी बाद आया है या फिर आगे पीछे आया है, तो वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो टीथ जो बच्चों के दांत हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो है कि बच्चे चलो खाते हैं, इधर उधर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स यू हैव टू बी श्योर कि आप रात को बच्चों को ब्रश ज़रूर कराएं। बच्चे नहीं करेंगे, आपको कराना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं ये ब्रश ही नहीं करता है, ये पूरे दिन ये खाता रहता है। तो आई टेल देम कि आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, तो आई मेक श्योर कि मैं उसका ये मुझे ध्यान रखना है, और आगे जाके फिर वो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो रात तो को फिर ब्रश हैबिट बन जाएगी। यस मैम।
तो Habit is सर important. रात को ब्रश नहीं कराते उसके बाद कुछ भी नहीं लेना, वाटर मिल्क कुछ भी नहीं, या फिर वाटर इज ओके, बट Milk उसके ही। बाद कुछ भी आप ऐसा मिल्क लेते हैं, कुछ भी, तो एवरीथिंग जो ये मिल्क है आप कुछ भी और ले रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दैट इज़ गोइंग टू डू लॉट ऑफ, वहाँ पर डिग्रेडेशन होगा, बैक्टीरिया उसको एसिड बनाएंगे, फिर कैविटी बनेगी, तो वो नहीं। तो ये जो एक मैसेज था ये तो हमारी, मुझे लगता है मेडिकल एस्पिरेंट्स का, एक छोटे बच्चे से लेके बड़े अडल्ट तक के लिए बहुत बड़ा मैसेज है Yes. कि आपके लिए हमेशा आपको ब्रशिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और मिल्क टीथ जो बड़े लोग बोलते हैं कि ये तो टूट ही जाएंगे, खाने तो चॉकलेट बच्चों को, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज अडल्ट के लिए भी है। Yes. सर हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऐसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स या कुछ एक्टिविटीज़ या जो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए विच इज़, या कुछ ऐसी हैबिट्स विच आर बिल्डिंग इन अ राइट मैनर सो दैट कि वो उन्हें आगे उनके मेडिकल प्रोफेशनल में हेल्प करे, कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या कोई, जैसे भी आपने पहले बताया थी कम्युनिकेशन स्किल्स आपने बताई थी, पीपल मैनेजमेंट ऐसा बताया था, कोई और ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स जो बच्चे को आगे उसके मेडिकल प्रोफेशनल में हेल्प करे, जब भी इधर भी एनीथिंग, या MBBS डेंटिस्ट्री या और भी कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, तो बीइंग अ मेडिको यू विल बी एबल टू गाइड अस बेटर ऑन दिस थिंग। Yes, ma'am. There are many things like digital marketing. अगर आप थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग सीखें तो यू कैन शो योर सेल्फ, आप विजिबल हो सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, इफ़ यू नेटवर्क, इफ़ यू मीट पीपल ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो विजिबिलिटी रहती है, आपकी एक प्रेजेंस रहती है लोगों के माइंड में। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको विजिबल होना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर वेरी रूड, दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, अगर आपके टच पॉइंट्स अच्छे होंगे, आप इफ़ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट्स। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको हॉस्पिटल जाके ही उनको लगता है कि हाँ आधी बीमारी ठीक हो गई है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर उनसे अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ अच्छे से बात करता है, तो उनको लगता है कि आधी उनकी प्रॉब्लम केयर से ही ठीक हो गई। इफ़ यू कैन बी जेन्युइनली केयरिंग फॉर योर पेशेंट्स, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर, इन योर प्रोफेशनल फ्यूचर। और इसके अलावा योर नेगोशिएशन स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो ये सब मैटर करती है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपके क्लिनिक में कैसे अपने स्टाफ किसी भी पेशेंट को ग्रीट करता है, कैसे उसका वेलकम करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे ना तो यू विल बी डीलिंग विद पीपल, तो अगर आप लोगों से डील करना सीख लें अच्छे से, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जितने भी लोगों को मिलोगे, जितने भी डेंटिस्ट डॉक्टर्स जितने को मिलोगे, तो सब आर ऑलमोस्ट इक्वल इन देयर डोमेन स्किल्स, दे आर वेल वर्स्ड विद देयर स्किल्स, जो भी उनकी स्किल्स हैं। पर आपको किसी भी प्रोफेशन में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ डोमेन स्किल से काम नहीं चलता है। ये सब चीज़ें, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन और आपकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बल्कि ये ज़्यादा मैटर करती हैं। तो दीज स्किल्स शुड बी लर्न। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक सही कही सर आपने, बिकॉज़ अगर मैं खुद भी सोचूँ कि अगर मैं पेशेंट होके मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ और वो मुझसे रूडली बात करते हैं या मेरी बात नहीं समझेंगे, तो शायद मैं दोबारा नहीं दिखाना चाहूँगी। और अगर कोई डॉक्टर के साथ मैं इंक्लाइंड हो गई या वो मेरी बात समझ रहे हैं, तो आई फील रिलेटेड टू कि मैं उनसे बात अपने आप को ओपन अप हो पाऊँगी, तो ऑब्वियसली मैं उनके पास रेगुलर विजिट करूँगी। बात बिल्कुल ठीक कही कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है फिर तो स्टार्टिंग से ही, कॉलेज टाइम से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी नेटवर्किंग पे वर्क करना चाहिए, जिससे कि उन्हें आगे वो हैबिट उनके अंदर आए, वो जो जस्ट है उस चीज़ का, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बिल्डअप हो धीरे-धीरे, जो उन्हें आगे उनके डॉक्टर करियर में भी हेल्प करें। यस। Very true, sir. So, dentistry is evolving very fast with AI, 3D printing, digital smile graphs. तो इसका आपके वर्क पे कोई इंक्लिनेशन है? एंड देर आर वेरी हाई टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सरेज एज वेल, लाइक 3D एक्सरेज एंड ऑल। तो इससे पहले के कंपैरिजन में और अब क्या आपकी डेंटिस्ट्री वर्क में कुछ डिफरेंसेस आए हैं? यस मैम, टेक्नोलॉजी देखिए हर जगह इम्पॉर्टेंट है,
आप किसी भी फील्ड में वहाँ पे अब टेक्नोलॉजी आपको इम्पैक्ट तो करेगी। तो जितनी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस हो रही हैं, एआई आ गया है, 3D प्रिंटिंग हो गई है, तो इससे हमारा भी जो प्रिसीजन है वो और अच्छा हो जाता है। जैसे हम इनिशियल डेज़ में हम जो इम्प्लांट्स डालते थे, तो वो बस 2 डायमेंशन इमेज देख के डालते थे कि इतनी बोन है, इतनी विड्थ है, हम कर लेते हैं। आज की डेट में क्या है कि 3D इमेज हमें मिल जाती है कि इतनी इसकी विड्थ है, यहाँ नर्व है, यहाँ बोन है, इतना आपने करना है, इतना वो सब है। तो वो हमारा प्रिसीजन उससे और बढ़ गया। और जैसे किसी को हमने मॉकअप दिखाना है शुरुआत में कि आपकी अभी ये प्रॉब्लम है, मैं अभी डिजिटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो पेशेंट एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो मैं तुरंत उसको 2 मिनट में दिखा दूँगा कि ऐसा मैं रिज़ल्ट आपको दे दूँगा। तो वो हमारे लिए और ईज़ी हो गया कि हाँ, वी आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम कि इस तरह से। तो जैसे पेशेंट्स को लगता है ना कि हमें क्या होने वाला है हमारे साथ, एक बार हमें भी समझा दें, क्योंकि उन्हें तो नॉलेज है नहीं। हाँ, तो आप वो पिक्चराइज़ करा पा रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज़ की, जिससे कि पेशेंट्स के सामने एक रियल पिक्चर आ जाए कि ऐसे आपको, ये आपको होने वाला है, ये आपका ट्रीटमेंट है, यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो पेशेंट को लगेगा कि हाँ, हम थोड़ा नॉलेजेबल फ़ील करते हैं ना, जब हम, तो हमें अच्छा लगता यस, है। यस। तो ये टेक्नोलॉजी वो कर पा रही है। हाँ, क्योंकि वो पहले ही देख लेंगे कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ। तो ओके। डिजिटल जो स्माइल डिज़ाइन है, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स जो आपकी इमेज को शुरू में ही वो मॉडिफ़ाई करके बता देंगे कि एंड रिज़ल्ट कैसा होगा। जिसके टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, तो उसको बता देंगे कि आपकी इतनी हाँ, अच्छी स्माइल आएगी थोड़े यस, ट्रीटमेंट के यस। बाद। हाँ, तो ऐसे फिर बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर रहा है ये और हमारे प्रोफ़ेशन में भी हेल्प कर रही है। सर, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री मैंने सुना है बहुत ग्रो कर रही है। इज़ इट कि एक्चुअली थोड़ा-सा आप बताएँगे कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, जो अभी हमने बात करी स्माइल वाली, ये वाली चीज़ है या कुछ और है? और ये ग्रो कर रही है या आगे और ग्रो कर सकती है? और क्या ये जो अभी नॉर्मल हमारे डेंटल क्लिनिक्स हैं, उसकी तरह उस लेवल पे ग्रो कर जाएगी? डेफ़िनिटली मैम, आगे फ्यूचर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का है, क्योंकि एक टाइम था जब पेशेंट आते थे कि मेरे टूथ में पेन है, मुझे स्मेल आ रही है मुँह से, मुझे ब्लीडिंग हो रही है मसूड़े से, मेरा दाँत टूट गया है, मुझे दाँत निकलवाना है, पहले ये प्रॉब्लम होती थी। आज एक एक ऐसा भी जनरेशन है या फिर एक ग्रुप है, जो कहते हैं कि मुझे अपनी स्माइल अच्छी करानी है, मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए, मुझे अपने दाँत वाइट चाहिए, मुझे विनियर्स लगाने हैं, मुझे दाँत सीधे कराने हैं, मुझे अपनी स्माइल बेटर करानी है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है और आगे और बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो यू आर गेटिंग टू नो कि हाउ थिंग्स शुड बी। तो किसी को अगर आजकल यूथ बहुत अवेयर है, तो दे नो कि हाउ दे शुड लुक, तो इससे बहुत हेल्प होती है और आगे ये फ्यूचर होने वाला है। आई थिंक ये ठीक भी है। तो जैसे आप ही देखिए कि अब आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो हर कोई अच्छा ही दिखना चाहता है, और अच्छा दिखने के लिए तो आपको अच्छी स्माइल चाहिए, अच्छी यस, स्माइल के लिए अच्छे टीथ चाहिए। तो यस, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री तो ऑब्वियसली ग्रो करेगी, आपका कहना ये? 100%। हाँ जी सर। सर, ओरल हेल्थ की बात अगर हम करते हैं, जैसे कि ओरल हेल्थ हम लोग समझते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर आपने अभी जैसे अभी मेंशन भी किया था कि लोग टीथ वाइटनिंग करा रहे हैं, तो बोलते हैं कि बार बार वाइटनिंग कराओगे तो टीथ का इनेमल वीक हो जाएगा। आई डोंट नो ये ट्रुथ है या नहीं, पर ऐसे सुना है। ऐसे मिथ्स हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटली ऐसे ब्रश करोगे तो आपके टीथ अच्छे रहेंगे, मतलब ब्रशिंग बहुत हार्ड ब्रश करना चाहिए, या कैविटी सिर्फ चॉकलेट से लगती है तो चॉकलेट से नहीं खानी चाहिए, या अगर हमारे माउथ में स्मेल आ रही है तो वो आपकी स्मेल जो आ रही है वो बेसिकली टीथ की वजह से आ रही है कि टीथ में कोई कैविटी हो गई है। तो क्या ये मिथ्स है या इनके पीछे कोई लॉजिक है? बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारे लॉजिक भी हैं। अब जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ब्रश घिसने से दाँत वाइट होते हैं, तो ये मिथ है मैम। क्योंकि जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो इतना हार्ड होता है। जनरली लोग हार्ड टूथब्रश यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि हार्ड ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेगा। बट वी एडवाइज़ कि योर ब्रश शुड बी सुपर सॉफ्ट और आपको 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करनी है। 2 मिनट में आप अपना सभी दाँत अच्छे से हर सरफेस को क्लीन कर सकते हैं, इफ़ यू फॉलो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्नीक। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत रगड़-रगड़ के करते हैं। हमें लगता है कि जैसे हर जैसे चीज़ कपड़े नहीं घिसते, हाँ, ऐसे बस घिस तो दो। ऐसे ही बस घिसो और साफ़ हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बाहर के जो हमारी परत है ना, इनेमल जो सरफेस है, वो हम घिस देते हैं और अंदर की जो डेंटिन है, वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर पीले दिखते हैं दाँत। तो हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं घिसना है, हल्के हाथ से घिसना है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्नीक यूज़ करनी है और अल्ट्रा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली ब्रश यूज़ करनी है। तो ये एक एक तो ये मिथ हो गया।
बाकी आपने ब्लीचिंग वाली बात कही थी, तो दैट इज़ वेरी केस टू केस डिपेंड करता है कि किस केस में हम ब्लीचिंग कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज़ नॉट गुड कैंडिडेट फॉर ब्लीचिंग। उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आपको ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारी होता है, सबको नहीं करानी चाहिए। कुछ कैंडिडेट जो नहीं होते हैं इसके लिए, तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ब्लीचिंग तो गलत है, ब्लीचिंग तो ख़राब है, नहीं करानी चाहिए, दांत में ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये केस स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक और उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। और जो हमारे कैविटीज है वो सिर्फ चॉकलेट से लगती हैं? नहीं मैम, कैविटीज़ सिर्फ चॉकलेट से नहीं लगती हैं, बहुत सारे लोग तो चॉकलेट खाते ही नहीं हैं, उनको भी कैविटीज़ होती हैं। इवन मैंने तो हॉर्सेस में, काउज़ में, इनमें भी देखा है, टाइगर का और डॉग्स का, इनका भी देखा है, इनको भी कैविटीज़ होती हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। जिस भी फूड को बैक्टीरिया ख़राब करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज़ गोइंग टू कॉज़ कैविटी। तो सिर्फ चॉकलेट नहीं, एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो कैविटी क्रिएट कर सकता है। और जैसे कि मैंने स्मेल की बात करी कि टीथ में कैविटीज हो तो उससे स्मेल आती है, या फिर स्मेल का रीज़न ओनली टीथ हो सकता है कि आपने ठीक से ब्रश नहीं किया? मैम स्मेल का बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपके गम्स में स्वेलिंग है, कहीं पे पस है, कहीं पे आपकी टंग क्लीन अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर कहीं पे इन्फेक्शन है, कहीं पे मसूड़े में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, या फिर इसके अलावा आपके जो टॉन्सिल्स हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है, ईएनटी वाली प्रॉब्लम, आपके गैस्ट्रिक जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से भी आ सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और सिस्टमिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से बैड ब्रेथ आ सकती है। बैड ब्रेथ का कारण एक डेंटल का भी है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें रूल आउट करना पड़ता है कि किस वजह से है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। सर, आपने अपनी मेडिकल की जो स्टडी स्टार्ट की होंगी 2007 अप्रॉक्सीमेटली, तब आपकी मतलब आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो तब बहुत अलग टाइम था, टेक्नोलॉजीज़ अलग थी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, नेटवर्किंग सब अलग था। और 2025 में जहाँ अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, या आप रिसोर्सेज कह सकते हैं, या नेटवर्किंग या इंटरनेट, वो बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप 2025 में स्टूडेंट होते तो आप क्या क्या डिफरेंसेस होते? क्या आप बता सकते हैं कि बच्चों को क्या इस टाइम पर नेटवर्क को लेके या इंटरनेट को लेके क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट ना हो और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े पढ़ाई पर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, कि अब इतनी सोशल मीडिया साइट्स हैं कि इन डिस्ट्रैक्शन में तो कैसे बच्चों को अपने आप को फोकस रखना चाहिए? अगर आप आज के स्टूडेंट होते, 2025 में स्टूडेंट होते, तो आप क्या करते? देखिए 2025 जो है टाइम, और जो हमारा टाइम था शुरू में जब हमने शुरू किया था, टोटली डिफरेंट था। उस टाइम पे व्हाट्सएप भी नहीं होता था, तो आज एक क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हैबिट्स, कि आपकी हैबिट्स आपको डिफ़ाइन करती हैं कि आप कैसे आगे अपने फ्यूचर को देखते हैं। तो इंटरनेट के आपके प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, हर चीज़ आप कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आज के हिसाब से आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, आपकी डोमेन स्किल्स के अलावा आप ये सीख सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे विजिबल कर सकते हैं मार्केट में। आपका डेंटल क्लिनिक है, मेडिकल क्लिनिक है, आप उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, जैसे गूगल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो यहाँ पे उनको शोकेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम ख़राब करते रहते हैं, तो वो चीज़ आई बिलीव कि आपको सोशल मीडिया पे तभी होना चाहिए जब आपका वहाँ बिज़नेस है। आप अपना वहाँ पे जो कंटेंट है वो डालो, तभी आप जाओ। उसके अलावा यू जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए। आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी जो मैंने पहले भी बोला डिजिटल जो प्रेजेंस है उसको, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप पेशेंट से कैसे बात करते हैं, आप पेशेंट को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें, और इसके अलावा नेटवर्किंग, आपकी विजिबिलिटी, ये सब पे फोकस करना चाहिए। तो आपका कहने का अगर हम जिस लगाएं कि आपको सोशल मीडिया पे जाना ही तब चाहिए जब आपको सोशल अवेयरनेस है कि आपको उससे क्या बेनिफिट लेना है। यस। अगर आप सोचें कि आप टाइम पास के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम पास हो रहा है या फिर अपना टाइम वेस्ट हो रहा है एग्जैक्टली, तो आप आपको सोशल मीडिया पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए, और आपको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए कि क्या इन्फॉर्मेटिव आप कर सकते हो या क्या प्रोडक्टिव उसके साथ कर सकते हो, यस। तभी आप सोशल मीडिया यूज़ करो, नहीं तो मत यूज़ करो। हाँ, यही आप कि कहना चाहते हैं? आप क्या अवेयरनेस फैला सकते हैं, हुँ। आप क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको कंज्यूमर नहीं होना है सोशल मीडिया का, आपको क्रिएटर होना है, हुँ। और क्रिएटर भी एक पॉजिटिव वे में,
कि आप कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप अपनी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी द मेन मोटिव, गोल। हाँ, हाँ, ये मोटिव होना चाहिए कि अगर आप बच्चों के लिए भी एक बहुत बढ़िया मैसेज है ये कि अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो आप उससे कुछ सीखें और फिर उससे अपना कुछ क्रिएट करने का सोचें। जो बिकॉज़ अब मेडिकल प्रोफेशनल में तो अगर डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर ने कोई बात कही तो सब बिलीव करते हैं। तो जो आपके पास वो टैग है बच्चों के पास या जो भी डॉक्टर्स के पास, तो उसको बहुत वाइज़ली यूज़ करें, yes, जिससे कि और अच्छे से यूज़ होगा तो फिर बहुत बड़ी ऑडियंस को फ़ायदा होगा। yes, बहुत सही बात कही सर आपने। सर अब लास्टली हम यही पूछना चाहेंगे कि ऐसी कोई एडवाइस जो आप नीट एस्पिरेंट्स या जो स्टूडेंट्स डेंटिस्ट्री कर रहे हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स और चाहे वो 11th-12th के नीट एस्पिरेंट्स हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए एडवाइस जो आप देना चाहेंगे कि ऐसे आप प्रिपेयर करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा? देखिए मैम, कहीं भी आपको पहुंचना है ना, तो सबसे पहले उसके लिए आपको गोल बनाना पड़ता है कि जैसे मेरा 2026 का गोल ये है, तो मुझे वहाँ पहुंचना है। उसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स बनाने हैं कि आप डेली बेसिस पे एक्शंस लें और अपने गोल्स को अचीव करें। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी गोल होना चाहिए कि मैंने नीट में ये करना है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, तो यू डोंट हैव टू फॉलो क्राउड। आप ये देखिए कि आपका गोल क्या है, आपको कैसे उस गोल तक पहुंचना है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। और सेकंड थिंग इज़ हैबिट। आप कुछ भी करते हैं ना, तो वो आपकी हैबिट ही होती है। आप जैसे एक हैबिट जो वर्ड है, आपकी हैबिट ऐसी रहती है कि आप जैसे हम बात करते हैं कि हमें कुछ खाने जाना है, तो हमारा एक फ़िक्स रहता है कि हम वहीं खाने जाएँगे। हमें कुछ खरीदना है तो हम वहाँ जाएँगे। हमें और भी कुछ ऐसा करना है, हमारा फ़िक्स रहता है। तो हैबिट हमेशा रहती है। तो हैबिट में से एच भी रिमूव करें ना, तो अ बिट रिमेन्स। ए भी हटाते हैं तो बिट रिमेन्स। बी भी रिमूव करें तो इट रिमेन्स। तो हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी हैबिट्स पे काम करना है कि हमारी हैबिट्स सुबह से शाम तक क्या है। तो हमारे जो रिचुअल्स होते हैं डेली डेली बेसिस पे, हम जैसे टाइम, ये पढ़ने का टाइम ये है, ये हमारा विजुलाइज करने का टाइम है, ये हमारा जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उन सब पे काम करना चाहिए। तो आपका लाइफ जो है ना, वो लाइफ को अगर टोटली हम देखें बर्ड व्यू पॉइंट से, कि तो वो हैबिट ही है। रूटीन होना चाहिए एक हाँ, प्रॉपर। एक रूटीन है, आपके रिचुअल्स हैं, हैबिट्स हैं, तो ये अगर प्रॉपरली आप मैनेज करते हैं तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो बहुत सही बात कही सर कि गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और गोल सेटिंग के साथ आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, आपकी हैबिट्स बहुत सही होनी चाहिए कि आप उस, और कंसिस्टेंसी जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कंसिस्टेंट, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो वो कंसिस्टेंसी है और आपका गोल ओरिएंटेड हो, आप गोल आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप ऑब्वियसली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यस मैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यू हैव टू फोकस वन थिंग। फोकस की, आप अगर फोकस को फुल फॉर्म देखेंगे ना, तो उसका ये है कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। तो फोकस आपको एक ही चीज़ पे लगाना है। आपके मल्टीपल प्लेसेस पे अगर फोकस रहेंगे तो आप कोई भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो फोकस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So thank you so much, doctor, for sharing your journey, insights, and warmth with us. So I hope you all got a lot of knowledge from our today's conversation related to the medical field, dentistry, how do you have to study as a student of a medical professional, and also the oral hygiene tips. So today's episode with today's conversation, I hope you are now more confident about your future. So thank you and stay tuned for the next episode.